Bismillahirrahmanirrahim. Here is the lesson 32, work design and technology. The creation and use organizational structure and culture to manage individuals and intergroup relations effectively, particularly between different functions and divisions. हम इसमें ये सब कुछ स्टडी करेंगे इस लेक्चर में कि जो मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है या कल्चर है वो इंडिविजुअल्स को या इंटर ग्रुप रिलेशंस को किस तरह से मैनेज करें, स्पेसिफिकली फंक्शनल डिवीजन्स को। ठीक है। हाउ मैनेजर्स ग्रुप पीपल एंड रिसोर्सेज, इंटीग्रेट पीपल एंड ग्रुप टू स्टिमुलेट देन टू वर्क टुगेदर, के किस तरह से जो स्टाफ है, एम्प्लॉयज हैं, आपस में इंटीग्रेट करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, इंटर रिलेट होते हैं, रिसोर्सेज को कैसे यूज करते हैं, इंटीग्रेशन के बाद उनको आप स्टिमुलेट या मोटिवेट कैसे कर सकते हैं कि वो काम को मिलजुल कर कैसे करें, और फाइनली ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज या नॉर्म्स को वो इन्फ्लुएंस करते हैं और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करते हैं, और ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस कैसे इससे इंक्रीज हो सकती है। तो हम इस चैप्टर में ये वर्क डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी के हेल्प से रीड आउट करेंगे। द मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में क्लियर अकाउंटेबिलिटी होती है। फोर इसके एलिमेंट्स हैं। क्लियर अकाउंटेबिलिटी होगी। एलोकेशन ऑफ स्पेशल अकाउंटेबिलिटी का मतलब है चेक एंड बैलेंस क्लियर होती है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। एलोकेशन ऑफ स्पेशलिस्ट के स्पेशलाइज्ड पर्सन, जो कंसर्न पर्सन है, जो स्पेसिफिक पर्सन है, उनको एलोकेट किया जाता है। डुअल चेन ऑफ कमांड होती है और क्रॉस फंक्शनल कोऑर्डिनेशन होती है इसमें। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं पहले। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इज अ इनफॉर्मल सेट ऑफ वैल्यूज एंड नॉर्म्स दैट कंट्रोल हाउ पीपल एंड ग्रुप इंटरैक्ट विद अदर्स इनसाइड एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, के लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टाफ आपस में किस तरह से कम्युनिकेट करता है या इंटरेक्ट करता है, और बाहर के मेंबर्स या बाहर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ किस तरह से इंटरेक्ट करती है ऑर्गेनाइजेशनल एम्प्लॉयज। दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये एक इनफॉर्मल सेट होता है। ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन इज द सिलेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ वेरियस डायमेंशंस ऑफ स्ट्रक्चर, कि आप इसमें सिलेक्शन करते हैं, मैनेज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट फैक्टर्स को या एलिमेंट्स को, ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कर सकें। एंड कल्चर टू अचीव गोल्स। फोर सिम्टम्स ऑफ स्ट्रक्चरल वीकनेस। ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर की वीकनेस के चार सिम्टम्स हो सकते हैं कि जिनसे ये पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन वीक है। नंबर वन, डिले इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में देर करती होगी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। डिसीजन देर से ले रही है। पुअर क्वालिटी डिसीजन जो लिए गए हैं, जो भी डिसाइड किया गया है या कोई भी डिसीजन लिया गया है, उसकी क्वालिटी बहुत लो हो सकती है। उस डिसीजन में कोई इनोवेशन नहीं है, कोई नोवेलिटी नहीं है, कोई न्यू थिंग नहीं है, यानी कि इफेक्टिव चीज नहीं है कि जो रिस्पॉन्स करती हो चेंजिंग एनवायरनमेंट को, चेंजिंग मार्केटिंग डिमांड्स को फुलफिल करती हो। वही पुराने डिसीजन लेते अगर जा रहे हैं आप, जो चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट उसके मुताबिक डिसीजन नहीं लिए जा रहे, तो दिस इज अनदर सिम्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेस। एंड हाई लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो होंगे, और हायर लेवल के कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। तो ये चार सिम्टम्स है। अगर ये चारों चीजें किसी ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करती हैं, इट मींस दैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज वीक। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। द मैनेजमेंट एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स। अब मैनेजमेंट एनवायरनमेंट में क्या क्या शामिल है, वो तमाम एक्टर्स, फैक्टर्स सॉरी, दिस इज नॉट एक्टर, फैक्टर्स और फोर्सेस जो आउटसाइड द मैनेजमेंट हैं, उस मैनेजमेंट के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती हैं, और उस मैनेजर की या मैनेजमेंट एबिलिटी को अफेक्ट करती हैं, नेगेटिवली अफेक्ट करती हैं, टू डेवलप एंड मेंटेन सक्सेसफुल रिलेशनशिप विद ऑल फैक्टर्स। ठीक है। तो उसकी सक्सेस को अफेक्ट कर रहे हो, दे और ऑल द सराउंडिंग फैक्टर्स विच अफेक्ट द मैनेजमेंट, फैक्टर मैनेजमेंट। इसमें शामिल क्या क्या है, माइक्रो। अब इसमें दो किस्म के एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, माइक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स। माइक्रो माइक्रो स्मॉल चीज को कहते हैं, छोटे छोटे एनवायरमेंटल फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होंगे। और मैक्रो एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स हो सकते हैं विच अफेक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर।
या मैनेजमेंट। माइक्रो में कंपनी, सप्लायर मैनेजमेंट, चैनल फर्म्स, इंटरमीडियरीज, कस्टमर मार्केट्स, कंपटीटर्स और पब्लिक आ सकते हैं। ये सारे माइक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, कंपोनेंट्स हैं। मैक्रो में डेमोग्राफिकल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिकल, नेचुरल, टेक्नोलॉजिकल, ये बड़े लेवल के हैं, ठीक है। पॉलिटिकल और कल्चरल फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं विच अफेक्ट द मैनेजमेंट। इन्वायरमेंटल अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी का मतलब होता है शक होना, ठीक है। एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी तब एग्जिस्ट करती है जब मैनेजर की जो इंफॉर्मेशन है या मैनेजर को जो नॉलेज है वो बहुत कम हो, और अबाउट इन्वायरमेंटल इवेंट्स के, जो इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है या कोई इन्वायरमेंटल इवेंट है या कोई रिस्क है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर उसके बारे में मैनेजर के पास कम इल्म है, लो इन्फॉर्मेशन है, लो नॉलेज है, इतना नॉलेजेबल नहीं है, स्पेशलाइज नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है, तो इसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी ऑफ द मैनेजर। एनवायरमेंटल कॉम्प्लेक्सिटी, एनवायरमेंट कॉम्प्लेक्स बहुत है, द नंबर ऑफ एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स दैट अफेक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग। एनवायरमेंटल डायनामिज्म का मतलब है, डायनामिज्म का मतलब होता है कॉन्स्टेंटली चेंज होना। जब कोई भी चीज फ्लेक्सिबल ना हो, कॉन्स्टेंटली, सॉरी, रिजिड ना हो, बल्कि कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही हो, दिस इज डायनामिक फैक्टर। तो एनवायरमेंटल डायनामिज्म, द डिग्री टू विच दीज कंपोनेंट्स चेंज, कि माइक्रो एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स किस हद तक चेंज हो रहे हैं, दिस इज एनवायरमेंटल डायनामिज्म। टेक्नोलॉजी इन वर्क प्लेस, टेक्नोलॉजी का मतलब है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या न्यू टेक्नोलॉजी का ऑर्गेनाइजेशन में आना। हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफर इट्स इनपुट इनटू आउटपुट, दिस इज टेक्नोलॉजी। कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने इनपुट को आउटपुट में कैसे कन्वर्ट करती है, ठीक है। आइदर बाय यूजिंग sophisticated टेक्नोलॉजी, और बाय यूजिंग skilled staff, और ओनली बाय यूजिंग नॉर्मल लेवल स्टाफ। तो ये टेक्नोलॉजिकल, वैसे भी ये दौर ही टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी का है। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है मैक्सिमम फोकस करती है कि टेक्नोलॉजी, हाई लेवल टेक्नोलॉजी हो, हाई एडवांस टेक्नोलॉजी हो, ताकि इनपुट्स को एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली आउटपुट में कन्वर्ट किया जा सके और ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा सके। ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट एंड स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट या स्ट्रक्चर स्टेबल हो सकता है, सिंपल हो सकता है, सॉरी, स्टेबल हो सकता है, डायनामिक हो सकता है। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। स्टेबल फिक्स, डायनामिक जो चेंज होता हो। स्टडी कंडीशंस होंगी, प्रिडिक्टेबल चेंज होगा, यूज मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर, इसमें मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर यूज होता है। इसमें हाई रेट ऑफ चेंज होता है, इसमें ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर यूज किया जाता है। सिंपल स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। सिंपल स्ट्रक्चर होगा, कुछ थोड़े से इन्वायरमेंटल एलिमेंट्स होंगे, लेस नीड टू डिसेंट्रलाइज, इसमें डिसेंट्रलाइजेशन की इतनी कोई जरूरत नहीं होगी। कॉम्प्लेक्स होगा, डिसेंट्रलाइजेशन की ज्यादा जरूरत होगी, और ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट्स इन्वॉल्व होंगे जो ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी को अफेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा कैसा स्ट्रक्चर हो सकता है, डाइवर्स हो सकता है, इंटीग्रेटेड हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। डाइवर्स में बहुत ज्यादा फैला होगा, एक्सपेंडेड सिस्टम होगा। इंटीग्रेटेड में इंटीग्रेट हुआ हुआ है, जुड़ा हुआ है, एक जगह पर इकट्ठा हुआ हुआ है। सिंगल प्रोडक्ट होता है, क्लाइंट लोकेशन होती है, इट डोंट नीड डिविजनल फॉर्म, इसमें डिवीजन कम से कम होती है। डाइवर्स में डिवीजन बहुत ज्यादा हुई होती है, डिवीजन ऑफ लेबर है बहुत ज्यादा, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर होगा ऑर्गेनाइजेशन का, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, क्लाइंट्स, लोकेशन होंगी। हॉस्टाइल स्ट्रक्चर हो सकता है, म्यूनिफिशिएंट हो सकता है। हॉस्टाइल में कंपटीशन एंड रिसोर्सेज स्कार्सिटी होती है, इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं होता, मुकाबला नहीं होता, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स रेज हो। इसमें ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर ज्यादातर यूज होता है फॉर रिस्पॉन्सिवनेस। बेनिफिशिएंट में प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज होते हैं और प्रोडक्ट डिमांड ज्यादा होती है। और ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर इसमें कम, बल्कि मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर ज्यादा होता है। देन प्रोसेस री इंजीनियरिंग। प्रोसेस री इंजीनियरिंग का मतलब है आप इसको रिसाइकल की फॉर्म में भी ले सकते हैं, रिसाइकल की टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, कि किसी भी प्रोसेस को री रिपीट करना, ठीक है। कंसिडरिंग हाउ थिंग्स वुड बी डन इफ यू कुड स्टार्ट ऑल ओवर फ्रॉम स्क्रैच, कि कोई भी प्रोसेस है वो किस तरह से होगा, कि आप बिल्कुल बेसिक A to Z तक क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे कि वो जो टास्क है वो कंप्लीट हो सकता है। दिस इज प्रोसेस री इंजीनियरिंग, कंसिडरिंग हाउ थिंग्स वुड बी डन, कि चीजें किस तरह से होंगी अगर आप स्टार्ट करते हैं ऑल ओवर फ्रॉम द स्क्रैच। एक क्लीन शीट ऑफ पेपर है, बिल्कुल साफ, एम्पल क्लियर,
उसको रीथिंक किया, रीडिजाइन किया, दो प्रोसेस को जिनको यूज करते हुए ऑर्गेनाइजेशन अपने वैल्यूज को क्रिएट करती है, काम करती है, ऑपरेशंस डिफाइन करती है, और फाइनली अपने गोल्स अचीव कर लेती है, टू हैव बिकम एंटिक्वेटेड इन द कंप्यूटर एज। ठीक है, किसी भी प्रोसेस को रीथिंक करना, एक क्लीन शीट ऑफ पेपर से स्टार्ट किया, रीथिंक किया, रीडिजाइन किया, वो तमाम प्रोसेसेस अप्लाई किए कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव हो जाएं। दिस इज प्रोसेस री इंजीनियरिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तीन की एलिमेंट्स हैं इसके, थ्री की एलिमेंट्स ऑफ प्रोसेस री इंजीनियरिंग। नंबर वन, डिस्टिंक्टिव competences, assessing core processes, and reorganizing horizontally by process। ठीक है, डिस्टिंक्टिव competences में आता है कि what it is that the organization is more superior at delivering than its competition। कि ऑर्गेनाइजेशन को जो कंपटीशन है अपनी मार्केट में, जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो इन कंपटीशन है, अगर वो उससे ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे, उससे ज्यादा प्रोडक्टिविटी अगर उसकी होती है, दिस इज इट्स डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसेस, कि ये डिस्टिंक्टिव फीचर है उसका। ठीक है, सबसे अलग, यूनिक, उसकी उसकी कॉम्पिटेंसी हाई है। कोर प्रोसेसेस का मतलब है इट ट्रांसफॉर्म मटेरियल्स, कैपिटल, इंफॉर्मेशन या लेबर इनटू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट द कस्टमर वैल्यूज। कि कोर प्रोसेसेस मटेरियल को, ऑर्गेनाइजेशन का जो मटेरियल है, उसका जो इन्वेंट्री है, जो उसकी चीजें हैं, उसका कैपिटल है या उसकी इंफॉर्मेशन को, और लेबर को, वर्क फोर्स को ऐसी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में कन्वर्ट कर रहा है कि जो कस्टमर के लिए वैल्यूएबल है। री इंजीनियरिंग रिक्वायर्स मैनेजमेंट टू रीऑर्गेनाइज अराउंड हॉरिजॉन्टल प्रोसेसेस। इसमें आप हॉरिजॉन्टल प्रोसेसेस में मैनेजमेंट रीऑर्गेनाइज हो रही होती है। दिस मीन्स क्रॉस फंक्शनल एंड सेल्फ मैनेज टीम्स। इसमें क्रॉस फंक्शनिंग है, जिस तरह से मैंने बताया कि आप ए टू जी सारा प्रोसेस गो थ्रू कर रहे हैं। दिस इज री इंजीनियरिंग ऑफ द प्रोडक्ट। डाउन साइजिंग एंड राइट साइजिंग। डाउन साइजिंग नाम से पता चल रहा है, डाउन का मतलब होता है नीचे या कम कर देना किसी चीज को। जब आप, सपोज आपके पास, आप एक शॉपिंग मॉल के ऑनर हैं, ठीक है, वहां पर जितनी इन्वेंट्री है, वहां का जितना मटेरियल है, आप उसको सेल ज्यादा से ज्यादा करके उसकी जो रिसोर्स, जो आपके पास मटेरियल है, उसको कम करें। दिस इज डाउन साइजिंग। डाउन साइजिंग या राइट साइजिंग इन्वॉल्व रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का साइज रिड्यूस करना बाय सेलिंग ऑफ और क्लोजिंग डाउन यूनिट्स और प्रोडक्ट लाइंस टू इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। कि आप सेल कर रहे हैं या फिर यूनिट्स या प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। दिस इज डाउन साइजिंग। ठीक है, रिड्यूसिंग द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किस तरह से साइज रिड्यूस कर रहे हैं? सेलिंग ऑफ और क्लोजिंग डाउन यूनिट्स और प्रोडक्ट लाइंस। तो इसका पर्पस क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट हासिल करने के लिए। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। मर्जर्स का वर्ड मर्ज हो जाने से निकला है, के दो ऑर्गेनाइजेशन जब मिलकर कोई किसी कॉमन गोल को अचीव करना है, तो दो ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे साथ पार्टनरशिप में आ जाए और मिलकर काम करें, कंप्लीट करें, ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करना चाहें। दिस इज मर्जर्स। ठीक है, द सर्च फॉर कॉम्पिटिटिवनेस में कॉल फॉर द ज्वाइनिंग ऑफ टू और मोर फर्म्स थ्रू मर्जर्स एंड एक्विजिशन। सेकेंड टर्म एक्विजिशन यूज की जाती है। एक्विजिशन का मतलब होता है हासिल कर लेना। तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव हो जाते हैं बाय मर्जर्स। व्हाट्स एन ई ऑर्गेनाइजेशन? इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो ओवर द इंटरनेट ऑनलाइन बिजनेस करे और ऑनलाइन वर्किंग करे, ऑनलाइन टास्क परफॉर्म करे। दिस इज ई ऑर्गेनाइजेशन। ई कॉमर्स का वर्ड यूज करता है, रेफर्स टू द सेल साइड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। फॉर एग्जांपल, पीपल, ई कॉमर्स क्या चीज है? जिस तरह ऑनलाइन शॉपिंग होती है, ऑनलाइन, जिस तरह दराज हो गया, अमेजोन हो गया, ये ऑनलाइन सारे सिस्टम है, ऑनलाइन बिजनेस रन हो रहे हैं। कस्टमर को नहीं जाना पड़ रहा चीजें या आइटम्स जो हैं देखने के लिए, बल्कि वो ऑनलाइन ही सारी चीजें देखकर उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उसकी डिटेल्स हैं, वो रीड आउट करके ऑर्डर कर देता है और उसके घर उसका सामान पहुंच जाता है। दिस इज ई बिजनेस। ठीक है, ई कॉमर्स, ऑनलाइन बिजनेस। जो ई कॉमर्स है, इट इज अ सबसेट ऑफ ई बिजनेस। ये ई बिजनेस का एक सबसेट है, इसका एक छोटा सा हिस्सा है। द ई ऑर्गेनाइजेशन हैज थ्री अंडरलाइंग कंपोनेंट्स। ई ऑर्गेनाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गेनाइजेशन के तीन मेन कंपोनेंट्स हैं: इंटरनेट, इंट्रानेट एंड एक्सट्रानेट। इंटरनेट, अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स, के वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है
इंटरनेट जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन जो उसका प्राइवेट नेटवर्क होगा, ऑर्गेनाइजेशन का प्राइवेट नेटवर्क का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टाफ है, सीनियर जूनियर जितने भी स्टाफ है, जितने भी कलीग्स है, वो एक नेटवर्क बना रहे हैं, दिस इज इंट्रानेट। एक्सट्रानेट जो स्टाफ है वो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी इंटरेक्ट कर रहा है, दिस इज एक्सट्रानेट। सिलेक्टेड इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिविजुअल बिहेवियर, कौन कौन सी इम्प्लीकेशन है जो इंडिविजुअल बिहेवियर को डिटरमिन कर रही होती हैं? एथिक्स, मोटिवेशन, डिसीजन मेकिंग। एथिक्स क्या है? लीगल एक्ट्स या बिहेवियर जो के कोलीग्स को फॉलो करने होते हैं एज पर द डिमांड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। How do e-organization affect employee behavior? Since e-organization refer to range of technology applications, the more an organization uses global and private network linkage, जितना ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट नेटवर्क को यूज कर रही है, the more the comments below are applicable to employees. जो कमेंट्स हैं या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स हैं वो उतना ही एप्लीकेबल होते हैं एम्प्लॉयज के लिए। मोटिवेशन, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना कि वो मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करें। एम्प्लॉयज आर मोर सस्केप्टेबल टू डिस्ट्रक्शन, एम्प्लॉयज जो हैं डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, यानी कि वो अपनी जो उनकी परफॉर्मेंस है वो उनकी खराब हो सकती है, कोई उनको जिस तरह से कह दें कि भड़का दे तो वो अपने रास्ते से हट सकते हैं। are more susceptible to distraction then can that can undermine their work effort and reduce their profitability। एग्जाम्पल इसमें साइबर लॉफिंग है। डिसीजन मेकिंग, साइबर लॉफिंग रेफर्स टू यूजिंग, अब साइबर लॉफिंग को डिफाइन किया हुआ है यहाँ पर। इट रेफर्स टू यूजिंग ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट एक्सेस, कि आप ऑर्गेनाइजेशन की जो इंटरनेट एक्सेस है उसको यूज करें वर्किंग आवर्स में, ठीक है। और जॉब रिलेटेड नहीं, जॉब की एक्चुअल जॉब है, आप उससे हट कर कोई और इलीगल वर्क करें, आप कस्टमर्स को ईमेल्स करना शुरू कर दें, इस तरह की अगर एक्टिविटी आप परफॉर्म करते हैं, दिस इज कॉल्ड साइबर लॉफिंग। सेंडिंग या रिसीविंग पर्सनल ईमेल्स, आपकी जॉब स्पेसिफाई, आपकी जॉब उस को उसके लिए स्पेसिफाई नहीं किया गया, ना ही आप उस जॉब के लिए साइन है, जबकि आप वो वर्किंग आवर्स में वो काम कर रहे हैं। सिलेक्टेड इम्प्लीकेशंस फॉर ग्रुप बिहेवियर, अभी हमने सिलेक्टेड इम्प्लीकेशन इंडिविजुअल बिहेवियर के लिए पढ़ी, एथिक, मोटिवेशन और डिसीजन मेकिंग थी। अब सिलेक्टेड इम्प्लीकेशन फॉर ग्रुप बिहेवियर है। ऑनलाइन लीडरशिप डिफर्स फ्रॉम फेस टू फेस लीडरशिप, ऑनलाइन लीडरशिप का मतलब है ओवर द इंटरनेट। वो लीडरशिप जो फेस टू फेस लीडरशिप होती है उससे टोटली डिफर होती है, डिफर करती है। थ्री अदर इश्यूज हो सकते हैं: डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स while having group behavior, ठीक है। decision making, the traditional method taken in organizational behavior when discussing decision making needs to be modified। डिसीजन मेकिंग क्या है? एक ट्रेडिशनल मेथड होता है जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर यूज करती है किसी भी प्रॉब्लम को या कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए। दिस इज डिसीजन मेकिंग। टू प्रोजेक्शन है इसके, प्रोजेक्शन साई को बोलते हैं, यानी कि हम इसको यूं कह सकते हैं, इसकी टू स्टेम्स है। ग्रुप डिसीजन मेकिंग मॉडल विल टेक ऑन ग्रेटर रेलेवेंस, ये ज्यादा रिलेटिव होती हैं, रिलेट कर रही होती हैं एम्प्लॉयज के साथ। और रैशनल मॉडल्स विल बी रिप्लेस्ड बाय एक्शन मॉडल, जो रैशनल मॉडल है वो एक्शन मॉडल से रिप्लेस किए जा सकते हैं। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है और ये वन वे प्रोसेस भी हो सकता है। ट्रेडिशनल हायरार्किकल लेवल्स नो लॉन्गर कॉन्स्ट्रेंट कम्युनिकेशन, अगर हायरार्किकल लेवल होगा ऑर्गेनाइजेशन का तो कम्युनिकेशन की जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है, फ्रॉम जूनियर मोस्ट टू सीनियर मोस्ट। पॉलिटिक्स एंड नेटवर्किंग में साइबर स्मूथिंग आता है या ऑनलाइन नेटवर्किंग आता है। एक्टिविटीज आर नेसेसरीज इन एडिशन टू ट्रेडिशनल फेस टू फेस इंप्रेशन मैनेजमेंट टेक्निक्स। वर्क स्पेस डिजाइन, वर्क स्पेस का डिजाइन कैसा होना चाहिए? जहाँ पर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनका जो वर्किंग एरिया है, एनवायरनमेंट है। फर्स्ट फोकस इज ऑन द साइज, साइज अगर वहाँ का जो एरिया है या यूं समझ लें ऑफिस है या डिपार्टमेंट है, अगर आप वो बहुत कंजेस्टेड सा बनाएंगे, उठने बैठने की जगह नहीं है, चीजों की हर जगह पर रश है, ठीक है, हर जगह जगह पर चीजें प्रेजेंट है, बैठने की जगह नहीं है, सपोज बाहर से कोई पर्सन आ गया वो बैठने की जगह नहीं है, तो इसकी वजह से मेंटल डिस्टरबेंस होती है, एग्जॉस्ट हो जाते हैं एम्प्लॉयज। अगर आप ये मॉडरेट इन्वायरमेंट रखते हैं, साइज वहाँ का अच्छा, वैसे साइज का एक्चुअल मीनिंग तो बता दूं,
साइज का मतलब होता है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पर स्क्वायर फीट। एक स्क्वायर फीट एरिया पर कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एग्जिस्ट कर रहे हैं, दिस इज द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो historically the most important determinant of space provided to employees was status. This no longer seems to be true. कि आप साइज जितना बड़ा रखेंगे वो डिपेंड करता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स कितने हैं, उसके अंदर डिवीजन ऑफ टास्क कितनी हो। आजकल क्या ट्रेंड है, टुडे इज टुवर्ड्स सेटिंग एक्स्ट्रा स्पेस असाइड वेयर पीपल कैन मीट एंड टीम्स कैन वर्क। कि अब आजकल ये ट्रेंड है कि एक्स्ट्रा स्पेस होनी चाहिए ऑफिस में जिसमें लोग आपस में इंटरेक्ट कर सकें और कम्युनिकेट कर सकें आसानी से। अरेंजमेंट कैसी होनी चाहिए वहाँ का, जो अरेंजमेंट है, चेयर्स, टेबल्स, विंडोज, वहाँ का एसी, वहाँ का जो वेंटिलेशन सिस्टम है, इस तरह की जो अरेंजमेंट, या डेस्क है, टेबल्स हैं, डैशबोर्ड्स हैं, कैबिन्स हैं, वो ये सब जो अरेंजमेंट है, ये जो सारी चीजें हैं या इन्वेंट्री है हम इसको कहते हैं, इन सब की जो सीक्वेंस होता है या जिस तरह से ये प्रेजेंट है, दैट इज अरेंजमेंट। तो इसकी बेसिस पर हम ये कहते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन पीपल एंड फैसिलिटीज इज द अरेंजमेंट एक्चुअली। क्योंकि इन्हीं मटेरियल की वजह से पीपल के दरम्यान में डिस्टेंस जो है वो क्रिएट होता है। वर्क रीडिजाइन ऑप्शंस, अगर आप वर्क को रीडिजाइन करना चाह रहे हैं, जॉब को यानी कि रीडिजाइन करना चाहते हैं, इसमें तीन चीजें इन्वॉल्व होती हैं, जॉब रोटेशन, एनलार्जमेंट एंड एनरिचमेंट। रोटेशन का मतलब है एक ही डिपार्टमेंट से आपने एक बंदे को किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया, तो ये आपने उसकी जॉब रोटेशन कर दी। इसका फायदा क्या होता है कि वो दूसरे डिपार्टमेंट के भी वर्किंग या एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करता है, वहाँ के जो जॉब है या वहाँ का जो काम है वो उसको अंडरस्टैंड करता है, वो उसमें भी एक्सपीरियंस्ड होता है। जॉब एनलार्जमेंट का मतलब है हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन ऑफ द जॉब्स। के सपोज आपके पास 10 एम्प्लॉयज हैं, आप 15 एम्प्लॉयज कर दें, 20 एम्प्लॉयज कर दें, हॉरिजॉन्टल इंक्रीज किया आपने जॉब्स को। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेवल, एक ही लेवल पर आपने नंबर ऑफ जॉब्स इंक्रीज कर दी हैं, दिस इज जॉब एनलार्जमेंट, जॉब का एनलार्ज होना। जॉब एनरिचमेंट का मतलब है वर्टिकल एक्सपेंशन ऑफ द जॉब। वर्टिकल एक्सपेंशन का मतलब है प्रमोशन। कि एक सीनियर लेवल पर है, सॉरी जूनियर लेवल पर है, उसकी प्रमोशन की और वो सीनियर हो गया, फिर उसकी प्रमोशन हुई फर्दर सीनियर या सुपरवाइजर, या उसका रैंक इंक्रीज हो रहा है, दिस इज जॉब एनरिचमेंट, वर्टिकल एक्सपेंशन हो रही है। ठीक है, यानी कि उसकी प्रमोशन हो रही है, लोअर टू हायर रैंक की तरफ मूव ऑन हो रहा है। वर्क स्केजुअल ऑप्शंस, वर्क स्केजुअल कैसा होना चाहिए आपके जॉब का। वर्क स्केजुअल का मतलब है कि उसकी टाइमिंग, ठीक है, फ्लेक्सिबल टाइमिंग होनी चाहिए। एम्प्लॉयज वर्क अगर बिल्कुल ही फिक्स टेबल होगी, तो ये एम्प्लॉयज में एग्जॉस्शन या टर्नओवर रेट इंक्रीज कर सकता है। एम्प्लॉयज वर्क ड्यूरिंग अ कॉमन कोर टाइम पीरियड ईच डे बट हैव डिस्क्रिशन इन फॉर्मिंग देयर टोटल वर्क डे फ्रॉम अ फ्लेक्सिबल सेट ऑफ आवर्स आउटसाइड द कोर। तो ऐसा नहीं कि उन्हें बिल्कुल बाउंड कर दिया जाए एम्प्लॉयज को कि आपने 8 बजे आना है और 6 बजे ही जाना है। थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी भी दी जाए टाइम में। जॉब शेयरिंग, the practice of having two or more people split a 40 hour a week job। कि एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए आपने स्प्लिट कर दिया पीपल को, जिस तरह से आप मॉर्निंग शिफ्ट के लिए अलग स्टाफ रख लें, इवनिंग शिफ्ट के लिए अलग स्टाफ रख लें, और फिर उनकी टाइमिंग भी शफल कर दें। दिस इज जॉब शेयरिंग के एक वीक में या 40 आवर a वीक जॉब करनी है, तो इसमें जो पीपल हैं एक दूसरे के साथ जॉब शेयर कर सकते हैं कि 40 आवर उन्होंने अपने कंप्लीट करने हैं, तो वो जैसे वो दूसरे के साथ शेयर कर लें कि आज तुम मुझे रिप्लेस कर लो। जैसे कोई काम हो सकता है, कोई अर्जेंट लीव चाहिए या ऐसा, तो वो दूसरे को रिप्लेस करके, तो जॉब शेयरिंग, दिस इज जॉब शेयरिंग। टेलीकम्यूटिंग, एम्प्लॉयज डू देयर वर्क एट होम ऑन कंप्यूटर दैट इज लिंक्ड टू देयर ऑफिस। के वर्क शेड्यूल ऑप्शन आप ऐसे कर लें कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन है कि एम्प्लॉय नहीं आ सकता, तो आप उसको टेलीकम्यूटिंग का ऑप्शन दे सकते हैं कि वो घर बैठकर ऑनलाइन काम कर ले। दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलती हूँ। लेक्चर अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।